आज हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ मीडियम कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी तक हम लोगों ने जब पढ़ा था कुलोम्ब्स लॉ यानी फोर्स के बारे में, तब जब दो चार्ज अपने पास होते थे Q1 और Q2, जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पे होते थे तो उनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता था। मतलब वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होने मतलब या तो वैक्यूम होता था या तो बहुत ज़्यादा होता था तो एयर होता था। और मैंने बोला था कि एयर और वैक्यूम लगभग सेम बातें होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ठीक है। तो लेकिन अब सिचुएशन चेंज करनी है कि मान लीजिए वैक्यूम या एयर नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा मीडियम है, यहाँ पे सपोज पानी है, ठीक है, या कोई माइका है, क्ले है, कोई भी मीडियम है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो वही हेडिंग है इफेक्ट ऑफ मीडियम कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लेते हैं कि अब इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम आ गया है, ठीक है। ये जो मीडियम है वो कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो ये एक मीडियम आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मीडियम आ गया है तो ऑब्वियसली फोर्स अब भी लगेगा, लेकिन फोर्स कम हो जाएगा पहले से, क्योंकि जब कोई मीडियम आ जाएगा दोनों के बीच में तो फोर्स हमेशा रिड्यूस होता है। वो अभी एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल जाएगा। तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा तो फोर्स लिखा जाएगा अब भी, तो एफ नॉट नहीं लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा एफ एम। नॉट तब लिखते थे जब बीच में कोई मीडियम नहीं होता था। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा एफ एम, क्योंकि वही न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स इस पे लगेगा उतने फोर्स पे लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि अब जब मीडियम बीच में आ गया है तो मैंने एक नया सिंबल यूज़ किया है एफ एम। एफ एम रिप्रेजेंट कर रहा है चार्जेस के बीच का फोर्स जब उनके बीच में मीडियम है, ठीक है। तो अब कूलॉम्स लॉ क्या कहेगा, अब कूलॉम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अब कूलॉम्स लॉ का एक्सप्रेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एक्सप्रेशन बनेगा एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। पहले एप्सिलॉन नॉट लिखते थे क्योंकि वैक्यूम था, अब मीडियम है तो एप्सिलॉन एम, बाकी सेम है मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली कूलॉम्स लॉ का फॉर्म बन गया जब मीडियम आ गया है, ठीक है। बट इशू यहाँ पे है ये एप्सिलॉन एम, ये इशू है, ठीक है। क्योंकि एप्सिलॉन एम क्या है, मैं इसका नाम बता देता हूँ। एप्सिलॉन एम है यहाँ पे, हियर एप्सिलॉन एम इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम filled between the charges। चार्जेस के बीच जो आपने मीडियम फिल किया है उसकी परमिटिविटी है। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम आ जाएगा, मीडियम आने की वजह से फोर्स एफ नॉट की जगह एफ एम लिखा जाएगा। तो कूलॉम्स लॉ को एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम लिखा जाएगा, बाकी सेम रहेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो है इसका नाम जैसे एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब ये हो जाएगा एप्सिलॉन एम इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, फिल्ड बिटवीन द चार्जेस। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें ना ही एप्सिलॉन एम की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चंस में, और ना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम का वैल्यू पता होता है। हमें वैल्यू किसका पता होता है, वैल्यू पता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, जो कि कितना होता है 9 × 10⁹। मतलब इशू तो गंभीर हो गया है। मतलब ये एक तो इसकी वैल्यू नहीं देंगे और ना ही हमें इस टोटल की वैल्यू पता होगी। तो फिर जुगाड़ क्या है, उपचार क्या है, तरीका क्या है। तो यहाँ पे तरीका हम जाएंगे केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में एक टर्म आपने पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं जानते हैं मैं बता देता हूँ। किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके पोलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कि अगर कोई मटेरियल हाईली पोलर है तो इसका मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। अगर किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो इसका मतलब वो कम पोलर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं फिलहाल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो मैं लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी का दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, इसका कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में।
मतलब बेसिकली ज़्यादातर तो हम लोग इसी टर्म का यूज़ करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि इसके ये दो नाम भी हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या कहती है डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन होता है कि K इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम के परमिटिविटी के रेशियो के बराबर होता है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ से एक बात और भी समझ सकते हैं, दो बातें समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना? और दूसरी बात आप क्या समझ सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो यूनिटलेस हो जाएगा, क्योंकि इसका जो यूनिट होगा वही यूनिट इसका होगा, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटलेस, वो लिख दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने उपचार की तरफ। तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा, यानी कि हम लोग प्लेस कर सकते हैं एप्सिलॉन m की जगह पे एप्सिलॉन नॉट k। यानी अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है, या नहीं भी मानते हैं, और मैंने आगे लिख दिया है हेंस कूलॉम्स लॉ कैन बी रिटन एज, इसी ये जो कूलॉम्स लॉ इस जगह पे लिखा हुआ है इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अब लिखा जा सकता है ऐसे, कैसे? एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नॉट के, बाकी सेम टू सेम, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ माय डियर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू तो पता ही होती है, और k की वैल्यू या तो आपको पता होगी और या तो आपको दी जाएगी। k की वैल्यू दी जाती है, मतलब बात समझ रहे हैं? मीन्स आपके पास अब एक ये फॉर्मूला रेडी है। ठीक है, किस कंडीशन के लिए? जब कभी भी दो चार्ज के बीच आपको फोर्स निकालना हो, उनके बीच में कोई मीडियम दिया हो। ठीक है, तो जो भी मीडियम होगा उसका 100% आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का पता होगा। ठीक है, यानी एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि वैक्यूम वाले केस में और इस वाले केस में आप कंपेयर कर लीजिए, तो कंपैरिजन करने से आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं याद करना है, और ये आप एक ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर ऐसा हो कि वैक्यूम को रिप्लेस किया जाए किसी मीडियम से, तो फॉर्मूले में आप एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन नॉट के से। यानी आप एज अ फंडा इसको याद कर सकते हैं कि वैक्यूम को अगर रिप्लेस किया गया मीडियम से, तो इन फॉर्मूले में आप क्या करेंगे? इन फॉर्मूला आप एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर एप्सिलॉन नॉट के रख देंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है के की वैल्यू कितनी कितनी होती है, तो मैं आगे बता रहा हूं। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। 4 की मैं वैल्यू बता रहा हूं, और बाकी अगर इसके अलावा कोई आता है तो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है 1, एयर के लिए 1.00054, यानी लगभग ये भी हो गई 1। याद करिए मैंने आपसे कहा था कि वैक्यूम और एयर को लगभग सेम लिया जाता है। कारण यही है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वैक्यूम की हो या एयर की हो, वो लगभग सेम होती है। इसलिए एयर को भी वैक्यूम जितना ही माना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है 80, याद रखिएगा यूनिट नहीं होता है इस वजह से यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 80 सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, किसी बुक में 81 भी लिखा हुआ है, लेकिन 80 मानते हैं। और किसी भी मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनाइट लिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम एंड इन मीडियम एट सेम सेपरेशन। मतलब दो सेम चार्जेस लेने हैं और दोनों को एक बार आपको रखना है वैक्यूम में
और एक बार रखना है किसी मीडियम में। चार्ज दोनों बार दोनों ही सेम है और दोनों के बीच का सेपरेशन भी दोनों बार सेम है। तो हेडिंग समझ गया, रिलेशन बिटवीन फोर्सेस। अब देखिए इस केस में क्या होगा, सपोज कि यहाँ पे वैक्यूम है तो फोर्स जो होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, F0 से डिनोट करेंगे। और इस केस में जो फोर्स होगा उसे Fm से डिनोट करेंगे। आप नोटिस कर पा रहे होंगे मैंने FO के कंपैरिजन में एरो छोटा बनाया हुआ है। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीडियम आ जाने से फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें यही रिलेशन देखना है कि इस Fm और इस FO के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन बिटवीन फोर्सेस यानी ये और ये, बिटवीन टू चार्जेस मतलब सिमिलर टू चार्जेस, मतलब वही दो चार्जेस दोनों बार हैं, व्हेन दे आर केप्ट इन फर्स्ट केस वैक्यूम एंड सेकंड केस इन मीडियम। चलिए तो इस केस में अगर हम कूलॉम्स लॉ से बात करें तो हम फोर्स को लिख सकते हैं F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहली बॉडी का चार्ज, दूसरी बॉडी का चार्ज और बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, r² इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यानी Q1 Q2 चार्जेस थे, वैक्यूम में रखे थे r डिस्टेंस पे, तो फोर्स जो था F0 था वो कूलॉम्स लॉ से इतना आ गया। अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं, जब यहाँ पे कोई मीडियम आ गया। मीडियम आ गया तो ऑब्वियसली उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, इसको किससे नोट करते हैं, K से। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो होगा Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, बाकी सेम है, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन r²। अगर हम इसको ठीक से सिंप्लीफाई करके लिखें तो बनेगा Fm इज इक्वल टू 1/K टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन r²। और आप नोटिस कर पा रहे हैं ये जो चीज़ है वो ये है, यानी कि अगर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम इसको देख लें तो समझ में आ जाता है कि Fm इज इक्वल टू 1/K टाइम्स ऑफ F0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। इसका मतलब हो गया Fm इज इक्वल टू F0/K, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है, अगर चार्ज भी सेम है, बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स K टाइम्स कम हो जाएगा अगर हमने वैक्यूम की जगह पूरा कोई मीडियम रिप्लेस कर दिया। अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। Two equal point charges separated by 1 meter distance experiences a force of 8 Newton. What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance? Given डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 और AC/BSc 2011 में कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था 1 नंबर का। तो आप समझ ही गए होंगे जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं जिनको सेपरेट किया गया है 1 मीटर डिस्टेंस से, और उनके बीच जो पहले फोर्स लग रहा था, ठीक है, वो फोर्स था 8 न्यूटन। F0 इज 8 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम व्हेन दे आर हेल्ड इन वाटर, यानी जब उनको पानी में डाल दिया गया तो कितना फोर्स रह जाएगा, ये पूछा गया एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इसी कंडीशन के लिए है कि जब चार्ज भी सेम होते हैं और डिस्टेंस भी सेम रखा जाता है, बस एक केस में मीडियम होता है और एक केस में मीडियम नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में हम लोगों को निकालना होता है। तो जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर दे रखा है वो 80 दे रखा है, वो हम जानते हैं, बस 1 नंबर का छोटा सवाल है। तो बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है कि फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये तो पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू, एयर में था 8 और ये था 80, तो कितना हो जाएगा 1/10 बोले तो 0.1 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया।